कहा जाता है कि एक वॉर का एंड दूसरी वॉर की बस एक शुरुआत होती है। वर्ल्ड वॉर वन में हारने वाले ऑटोमन एम्पायर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वॉर खत्म होने के बाद एलाइस ने इस एम्पायर के कई इलाकों को ऑक्यूपाई कर लिया, जिसमें तुर्क मेजॉरिटी एनातोलिया यानी मॉडर्न टर्की के पार्ट्स भी शामिल थे। इसी बीच ग्रेटर ग्रीस का सपना लिए ग्रीस ने एनातोलिया पर अटैक कर दिया, जिसके विरोध में लोकल तुर्क लोग खड़े हो गए। एज अ रिजल्ट ग्रीस का ग्रेटर ग्रीस बनाने का सपना सपना ही रह गया और इसकी जगह राइज हुआ मॉडर्न टर्की का। इस स्ट्रगल को हम टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन में मात खाकर आए तुर्कों ने एलाइस की बैकिंग के बावजूद भी ग्रीस को कैसे हरा दिया, और कौन था इस टर्किश स्ट्रगल का हीरो, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ग्रीस और तुर्क ऑटोमन एम्पायर के बीच दुश्मनी कोई वर्ल्ड वॉर वन के समय नई नई स्टार्ट नहीं हुई थी, बल्कि ये सदियों पुरानी थी। हिस्ट्री पर नजर डाले तो आज हमें जितना बड़ा तुर्की दिखता है वह कभी ग्रीक लोगों के बाइजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा था, और तुर्कों के लगातार इन्वेजन के बाद ये लैंड क्रिश्चियन ग्रीक मेजॉरिटी से मुस्लिम टर्किश मेजॉरिटी में कन्वर्ट हो गया। हालांकि इसमें रिलीजियस और एथनिक दोनों ही कारण शामिल थे। वैसे मैंने इस सब्जेक्ट पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसे जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो इन्होंने 1453 एडी में बाइजेंटाइन कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद 1456 में मॉडर्न ग्रीस की कैपिटल एथेंस पर भी कब्जा कर लिया था। 1821 में ग्रीक लोगों ने ऑटोमन्स के खिलाफ रिवोल्ट की और लगभग 8.5 साल तक चले स्ट्रगल के बाद 1829 में इंडिपेंडेंट ग्रीक स्टेट की स्थापना की। वर्ल्ड वॉर वन से जस्ट पहले हुई बाल्कन वॉर के बाद ग्रीस का एरिया डबल हो गया था और ऑटोमन्स अब ईस्ट थ्रेस और कॉन्स्टेंटिनोपल को छोड़कर पूरे यूरोप से बाहर हो गए थे। मगर इतने टेरिटोरियल गेन्स के बाद भी ग्रीस सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि उसकी नजर अब एनातोलिया या एशिया माइनर यानी मॉडर्न टर्की पर थी। साथ ही इस वॉर के बाद ग्रीक मेजॉरिटी एजियन आइलैंड और कोस्टल एनातोलिया का स्टेटस भी क्लियर नहीं था, और ये इलाके अब भी ऑटोमन्स के ही कब्जे में थे। हालांकि वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होने से कुछ ही महीने पहले ग्रीस ने इन इलाकों पर कब्जे के लिए ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वॉर छेड़ने का सोचा जरूर था, मगर उस समय कई कारणों से ऐसा हो न सका। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान बाल्कन वार्स में हारे ऑटोमन एम्पायर ने अब अपनी टेरिटरीज से ग्रीक क्रिश्चियंस को जबरन बाहर निकालना शुरू कर दिया। उनका ये तर्क था कि ये लोग कभी भी एम्पायर के खिलाफ ग्रीस के फेवर में बगावत कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट कई जगह ग्रीक लोगों के मैस्कर्स हुए और उनके गांवों और घरों को खाली कराया जाने लगा। एक ग्रीक मेजॉरिटी शहर कोकिया को तो पूरा ही जला दिया गया। हालांकि यही सेम हालत बाल्कन वॉर्स के बाद यूरोप के तुर्क मुसलमानों के भी हुए, जिन्हें उस समय यूरोप छोड़कर तुर्की में बसना पड़ा था। अक्टूबर 1918 में आर्मिस्टिस ऑफ मोड्रोस साइन करने के बाद ऑटोमन एम्पायर ने वर्ल्ड वॉर वन में सरेंडर कर दिया, और इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने रॉयल कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल सहित अधिकांश ऑटोमन टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। मगर इनके लिए भी एनातोलियन पेनिनसुला में पीस स्टैब्लिश करना काफी टेढ़ी खीर थी। उस समय के ग्रीक प्राइम मिनिस्टर एलेफ्थेरियोस वेनिजेलोस ने ऑटोमन्स की इस हार को मेगाल इदेया यानी ग्रेटर ग्रीस बनाने के सुनहरे अवसर के रूप में देखा। और अभी वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुए 6 ही महीने हुए थे कि एलाइस के इनविटेशन पर ग्रीक फोर्सेस स्मिर्ना पहुंची और उन्होंने वेस्टर्न एशिया माइनर में आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। ग्रीस का ये मूव कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि बाल्कन वॉर्स और वर्ल्ड वॉर वन के दौरान ही दोनों जातियों में जबरदस्त वायलेंस और एथनिक क्लेंजिंग का दौर चला था, और ये वॉर इस आग में घी डालने का काम करने वाली थी। ग्रीक ट्रूप्स के स्मिर्ना में लैंड करते ही उन्हें लोकल तुर्क लोगों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रीक ट्रूप्स के हाथों उत्पीड़न और हत्याओं के बाद लोकल तुर्क लोग भी एकजुट हुए और उन्होंने बहुत सी इरेगुलर आर्मीज बनाई जो ग्रीक सोल्जर्स पर अटैक करती थी, और इसी के साथ शुरू हुआ टर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उधर पावरलेस ऑटोमन सुल्तान महमद सिक्स्थ की नाकामी और स्मिर्ना में हुई वायलेंस के खिलाफ बहुत से तुर्क लोग एकजुट होने लगे। इनका एम क्लियर था
ग्रीस और यूरोपियन पावर्स को देश से बाहर निकालना और एक इंडिपेंडेंट टर्किश स्टेट की स्थापना करना। और इनके लीडर थे मुस्तफा कमाल पाशा, जो कि ऑटोमन आर्मी में कमांडर रह चुके थे और यंग टर्क मूवमेंट से भी जुड़े थे। पेरिस कॉन्फ्रेंस में एनातोलिया की बिगड़ती हालत पर भी चर्चा हुई और उसके एक कमीशन ने ग्रीस से तुरंत वॉर रोकने की अपील की, मगर ग्रीक प्राइम मिनिस्टर वेनेजुएलोस ने इस ग्रीक एग्रेशन को डिफेंड किया। आखिरकार एशिया माइनर को लेकर ट्रीटी ऑफ सेवरे साइन की गई, जिसके तहत ऑटोमन एम्पायर का पार्टीशन कर दिया गया। अब ऑक्यूपाइड स्मिर्ना के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ ग्रीस को ईस्ट थ्रेस पर फुल कंट्रोल मिल गया था। साथ ही टर्की की स्टेट्स और पोर्ट्स का भी इंटरनेशनलाइजेशन हो गया था और ऑटोमन एम्पायर पर फाइनेंशियल और मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए थे। लेकिन इसी बीच कमाल पाशा ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत कर दी और नई टर्किश ग्रैंड असेंबली की स्थापना अंकारा शहर में की और यहीं से अपनी एक्टिविटीज चलाने लगे। सेवरे की ट्रीटी कमाल पाशा की नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए एक गिफ्ट जैसी थी, क्योंकि उन्हें अब और भी ज्यादा तुर्क जनता का सपोर्ट मिलने लगा था। दूसरी तरफ एलाइज पावर के इशारे पर एक बार फिर जून 1920 में ग्रीक ऑफेंसिव शुरू हो गया। अब ग्रीक आर्मी स्मिर्ना के ऑक्यूपाइड जोन से आगे निकलकर सेंट्रल और कोस्टल एशिया माइनर में अटैक करने लगी। क्योंकि कमाल पाशा की नेशनलिस्ट आर्मी अभी शुरुआती स्टेज में थी, इसलिए कई जगहों पर टर्क्स नेशनलिस्ट्स की हार हुई और दोनों ही ग्रुप्स ने एक दूसरे पर मैस्कर्स के आरोप लगाए। हालांकि ग्रीस जीत जरूर रहा था, मगर उसे ये उम्मीद भी थी कि ब्रिटेन उसके फेवर में ट्रूप्स भेजेगा, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। साथ ही दूसरी तरफ वे एक के बाद एक एनातोलियन इलाकों पर कब्जा तो करते जा रहे थे, लेकिन इस वॉर का कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। इसी बीच कमाल पाशा की नेशनलिस्ट आर्मी ने ईस्टर्न फ्रंट पर आर्मेनियंस को एनातोलिया से बाहर फॉर्मर रशियन एम्पायर की टेरिटरीज में खदेड़ दिया। मार्च 1921 में अंकारा बेस्ड कमाल गवर्नमेंट ने बोल्शेविक रशिया से पीस ट्रीटी साइन कर ली, जिससे टर्की के ईस्टर्न बॉर्डर सेफ हो गए। ये कमाल पाशा की एक बड़ी जीत थी। दूसरी तरफ ग्रीस के राजा अलेक्जेंडर की बंदर काटने से मौत हो गई और प्राइम मिनिस्टर वेनेजुएलोस भी चुनाव हार गए। अब वहां प्रो जर्मन किंग कॉन्स्टेंटाइन ने एक बार फिर से सिंहासन संभाला। कॉन्स्टेंटाइन की वापसी ने एलाइज पावर को और ज्यादा नाराज कर दिया, जो पहले से ही वॉर लंबी खींचने सहित कई मुद्दों पर ग्रीस से नाराज थे और इससे पहले ही युद्ध में काफी पैसे फूंक कर इकोनॉमिक क्राइसिस झेल रहा ग्रीस अब पॉलिटिकल क्राइसिस में भी फंस चुका था। इस बीच वॉर रोकने के लिए लंदन कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला और ग्राउंड पर पहले की तरह वायलेंस जारी रही। रेड क्रॉस ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि ग्रीक आर्मी ने कुछ लोगों को केवल लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन का जेनोसाइड करने के लिए ही रखा है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न पोंटिक रीजन में भी कमाल पाशा की तुर्क आर्मी लगातार ग्रीक क्रिश्चियंस को खत्म करने में लगी थी। पोंटिक रीजन के एक ग्रीक रेजिडेंट ने बताया कि तुर्क आर्मी हमारे बच्चों को कुओं में फेंककर उन पर पत्थर बरसा रही थी और बुजुर्गों को चर्चों, स्कूल और बांस में ठूंसकर जिंदा जलाया जा रहा था। इतने ऑड्स के बावजूद भी ग्रीक आर्मी लगातार जीत रही थी और आगे बढ़ रही थी, मगर अब ग्रीक सेना को ही लगने लग गया था कि ये वॉर जीती नहीं जा सकती है। एक ब्रिटिश ऑब्जर्वर अर्नोल्ड टॉयनबी ने साफ साफ कहा कि ग्रीक आर्मी का कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ये वॉर क्यों जारी रखी जाए। हालांकि ग्रीक गवर्नमेंट भी अब वॉर खत्म करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब ग्रीक आर्मी ने बैटल ऑफ सकार्या के रूप में अपना अंतिम दांव खेला। इस लड़ाई की शुरुआत में ग्रीक आर्मी ने अच्छी बढ़त हासिल की और अब उनके लिए टेम्परेरी कैपिटल अंकारा केवल 50 किलोमीटर की दूरी पर था। ग्रीक आर्मी के इतने करीब आ जाने से अंकारा में भी हड़कंप मच गया। अब कमाल पाशा ने इस क्राइसिस से निपटने के लिए अपने हाथों में डिक्टेटोरियल पावर्स ले ली। उन्हें न केवल तुर्की के एक एक नागरिक से मदद मिल रही थी, बल्कि अब बोल्शेविक रशिया भी लगातार अपने वेपन्स दे रहा था। बीच एशिया माइनर में आकर खड़ी ग्रीक फोर्सेस के लिए अब सप्लाईज की कमी होने लगी थी और इसी कारण ग्रीक जनरल पॉपुलस ने अब सेना को रिट्रीट का ऑर्डर दे दिया। पीछे हटती ग्रीक सेनाओं पर टर्किश कैवलरीज ने जबरदस्त अटैक किए और बहुत से सैनिकों को बंदी बना लिया। लौटती हुई ग्रीक आर्मी अपने रास्ते में पड़ने वाले गांवों को आग के हवाले करती जा रही थी ताकि तुर्क लोगों को इनका एक्सेस न मिले। इधर ग्रीक फोर्सेस वापस लौट रही थी
और उधर टर्की के सदर्न पार्ट में फ्रांस ने ट्रीटी ऑफ अंकारा साइन करके कमाल पाशा की राइवल गवर्नमेंट को मंजूरी दे दी। ये ग्रीक्स के लिए एक बड़ी डिप्लोमेटिक डिफीट थी। अब फ्रेंच फोर्सेस ने जो वेपन्स छोड़े थे वो भी अब टर्किश नेशनलिस्ट आर्मी को मिल गए, मगर फ्रांस के विथड्रॉल के कारण लगभग 1 लाख अर्मेनियंस का इस रीजन से मास एक्सोडस हुआ, जो कि अर्मेनियन जेनोसाइड के बाद फ्रेंच प्रोटेक्शन में रह रहे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे ग्रीक्स की पोजीशन इस वॉर में कमजोर होती जा रही थी। एक तो स्मिर्ना से 300 किलोमीटर दूर सप्लाई पहुंचाना तो चुनौतीपूर्ण था ही, साथ ही इकोनॉमिक क्राइसिस भी अब उसे घेरते जा रही थी और इन इलाकों पर कब्जा बनाए रखने के लिए पॉलिटिकल विल की भी उसमें कमी थी। आखिर अगस्त 1922 में तुर्क आर्मी ने ग्रीक्स पर फाइनल असॉल्ट किया, जिसके बाद केवल कुछ दिनों में ही ग्रीक आर्मी कंफ्यूजन में तितर बितर हो गई और काफी तेजी से पीछे हटी। आप ग्रीक्स के पीछे हटने की स्पीड इसी से समझ सकते हैं कि उन्होंने जितना एरिया जीतने में 2 साल लगा दिए थे वो केवल उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर खो दिए। 9 सितंबर 1922 को टर्किश नेशनलिस्ट ट्रूप्स स्मिर्ना में घुसी और यहाँ के ग्रीक और अर्मेनियन लोगों में डर का माहौल व्याप्त हो गया, मगर स्मिर्ना के ग्रीक गवर्नर ने उन्हें वहीं रुकने को कहा। दूसरी तरफ वहाँ के सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल स्मिर्ना छोड़ चुके थे। यहाँ पर भी पॉलिटिक्स थी, क्योंकि ग्रीक गवर्नमेंट को लग रहा था कि ये रेफ्यूजीज एथेंस में आकर बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। टर्किश ट्रूप्स ने स्मिर्ना में घुसते ही वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी का कत्लेआम शुरू कर दिया। 4 दिन बाद स्मिर्ना के अर्मेनियन क्वार्टर से आग धधक उठी, जिसने लगभग 50 से 75% तक शहर को तबाह कर दिया। इस कारण लगभग 12 से 30 हजार क्रिश्चियंस इस शहर में मारे गए। कई ग्रीक और अर्मेनियन लोग शहर की आग और तुर्कों से बचने के लिए एजियन सी के रास्ते नावों से भागे, जिससे बहुत से लोग डूब कर मर गए। हालांकि शहर में आग किसने लगाई इसको लेकर आज भी विवाद है। एक तरफ ग्रीक हिस्टोरियंस इसे टर्किश नेशनलिस्ट्स की करतूत बताते हैं, जिसे टर्किश हिस्टोरियंस काउंटर करते हैं। खैर, इस हार से ग्रीस में हड़कंप मच गया और किंग कंस्टेंटाइन का तख्ता पलट हो गया। वेनेजेलोस एक बार फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर सत्ता में लौटे और उन्होंने युद्ध के समय प्राइम मिनिस्टर रहे गुनारेस और जनरल कास्टेनिस्टिस सहित कई रॉयलिस्ट्स को मृत्युदंड दे दिया। 11 अक्टूबर 1922 को ग्रीस और नेशनलिस्ट टर्की के बीच ऑफिशियली आर्मिस्टिस साइन हुआ, जिससे ग्रेको टर्किश वॉर का ऑफिशियली द एंड हो गया। इस वॉर के खत्म होने के बाद टर्किश फोर्सेस ने यूरोपियन पार्ट ईस्ट थ्रेस पर भी कब्जा कर लिया। अब ब्रिटेन और टर्की में वॉर का खतरा पैदा हो गया था, क्योंकि ब्रिटिश फोर्सेस अब भी कॉन्स्टेंटिनोपल और स्टेट्स के आसपास के इलाकों में थी। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज और कॉलोनियल सेक्रेटरी विंस्टन चर्चिल वॉर चाहते थे, लेकिन पहले तो उन्हें फ्रांस, इटली और यूएस जैसे एलाइज का सपोर्ट नहीं मिला और साथ ही देश में भी अधिकांश ब्रिटिश मिनिस्टर्स, ट्रेड यूनियंस, प्रेस और पब्लिक ये वॉर बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। एज अ रिजल्ट कंजर्वेटिव पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और प्राइम मिनिस्टर डेविड लॉयड जॉर्ज को इस्तीफा देना पड़ा। आखिरकार ब्रिटेन ने भी उगते सूरज कमाल पाशा की सरकार को मान्यता दे दी और कमाल पाशा ने भी प्राइम मिनिस्टर बनते ही ऑटोमन सुल्तान को गद्दी से हटाकर देश निकाला दे दिया, जिसका तुर्की की जनता ने जश्न मनाया। एट लास्ट ट्रीटी ऑफ सेवरे को खत्म करके टर्की से ट्रीटी ऑफ लुसान साइन की गई, जिससे मॉडर्न टर्की का जन्म हुआ। इससे मॉडर्न ग्रीको टर्किश बॉर्डर्स को भी मंजूरी मिल गई और साथ ही ग्रीस और तुर्की के बीच पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ, जिसके बाद 15 लाख ग्रीक्स को तुर्की और 4 लाख बाल्कन मुसलमानों को ग्रीस छोड़ना पड़ा। इन रियलिटी ये वॉर वर्ल्ड वॉर 1 से पहले बाल्कन वॉर से ही स्टार्ट हो गई थी। इस वॉर में एथनिक क्लेंजिंग, रिवेंज किलिंग्स के साथ साथ रिलीजियस वॉर के भी एलिमेंट्स शामिल थे, जो कि दोनों ही साइड से हुए। वॉर के बाद टर्की ने स्मिर्ना का नाम बदलकर इजमीर और कंस्टेंटिनोपल का नाम बदलकर इस्तांबुल रख दिया और आज भी वह धीरे धीरे अपने देश से ग्रीक आइडेंटिटीज मिटा रहा है। हालांकि ग्रीस ने भी ऑटोमन एरा की मस्जिदों को म्यूजियम, कल्चरल सेंटर और होटल्स में कन्वर्ट करके सेम यही काम किया है। वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको ये वीडियो रिकमेंड करूंगा, जिसमें मैंने टर्की के क्रिश्चियन मेजॉरिटी से मुस्लिम मेजॉरिटी में कन्वर्ट होने के बारे में डिटेल से बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल हिस्ट्रीग्राफी को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिले। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।